नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी लैब में। आज हम लोग जीके जीएस के 50 टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी अधिकार भारतीय को प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये बोल रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। नहीं, ये 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये बात तो सही है, लेकिन इसकी 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये तीनों कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 यह कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। इस 50 में से आप लोग 40 क्वेश्चन को सही कर लीजिए। 35 से अगर 40 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आप बिहार एसएससी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र जब होगा वह इसमें से क्या चाहिए, क्या इसको जरूरी है? तो भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक न्याय पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यानी कि 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में वो जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वो वकील रहा हो। और दूसरी बात कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही की बात कर रहा है। इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सिर्फ कथन एक सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? यानी कि जब वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन करना है तो वो संकल्प जो है दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पास हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। 2 माह के भीतर जो है ये दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 ये कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962, 1963, 1961, 1964? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963। पहली बार जो है लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 37 में यह दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन के लिए उपाय दिया गया। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987 में, 1992 में, 1991 में या 1998 में? 8 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। 1992 में चलैया समिति का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इनमें से कौन से क्रांति का संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन इन दोनों से? भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, काली क्रांति या गोल्डन क्रांति? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। तो इस धन को किस प्रकार से जाना जाता है? हार्ड मनी, चीप मनी, सॉफ्ट मनी या हॉट मनी? एक धन जो आसानी से विदेश से आता है और आसानी से चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, हॉट मनी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। ये कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, या फिर कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, या विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, कृषि मंत्रालय, या उपज मंडी या कृषि उपज मंडी समिति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ये गन्ने के जो एफआरपी है वो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, या सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ये शामिल नहीं था। बाद बाकी सरकारी पद का त्याग या असहयोग आंदोलन में था, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, और अदालत और वकील जो है ये भी बहिष्कार किया। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 30 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या 5 अप्रैल 1930? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च 5 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि गांधी के जीवन काल में निम्न घटनाओं का काल क्रम सही नहीं है। अच्छा, इसका कौन सा काल क्रम सही नहीं है? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ, ये सही है। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, ये भी सही है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 नहीं, ये 8 मार्च 1942 को हुआ। तो यहाँ पे ये गलती है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 ये कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? चलिए इसका जो राइट आंसर है क्या है? 16 अक्टूबर 1943, या 6 नवंबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1828 के नियम 12 के द्वारा, या 1829 के नियम 17 के द्वारा, या 1828 के नियम 17 के द्वारा, या 1829 के नियम 12 के द्वारा? सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावी आंदोलन जो हुआ था उसको कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को, सर जॉन लॉरेंस को, या लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, या लॉर्ड नॉर्थब्रुक को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये जो है बहावी आंदोलन को कुचलने का काम किया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, या प्रतिहार?
त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शवों को दफनाने का अवशेष मिला है। इसमें शव का सिर किस दिशा में रखा हुआ था? उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जो है शवों का सिर दफना हुआ मिला था। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कौन सा बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजन हो गया था? महायान और हीनयान। चलिए अगली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा बौद्ध संगीति, जो कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडलवन, कश्मीर में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि महावीर स्वामी किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी का किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? निरंजना, ऋजुपालिका, पुनपुन या भागीरथी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, महावीर स्वामी का ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और श्री ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? कच्चायान, मक्खलपुत्रिस, संजय बैलनीपुत्र या पूरन कश्यप? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्खलीपुत्र, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन से मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? मुगल काल में जो है मुहत्तसिब कौन था? सेना अधिकारी था, राजस्व अधिकारी था, पत्राचार विभाग के प्रमुख था या आचरण अधिकारी था? मुगल काल में जो है मुहत्तसिबी कौन था? सेना अधिकारी, राजस्व अधिकारी, पत्राचार विभाग के प्रमुख या आचरण अधिकारी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? राजस्व विभाग से, सैन्य विभाग से, दान विभाग से या पत्राचार विभाग से? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। चलिए प्रश्न संख्या 26 है, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबारी चित्रकार थे बसावन और दसवंत। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु विद्युत गृह है और एक तरफ राज्य है। नरोरा उत्तर प्रदेश, कुंडलकुलम कर्नाटक, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश ये सही है, कुंडलकुलम कर्नाटक नहीं, ये तमिलनाडु में, तो ये गलत है।
काकरापार गुजरात में ये सही है, तारापुर महाराष्ट्र में ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंडलकुलम, ये कर्नाटक ना होके तमिलनाडु में, तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच, अमेरिका एवं कनाडा के बीच, या जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38वीं समानांतर रेखा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, प्रश्न संख्या 29 जो है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये बात तो सही है। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, यही गलत है। और ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा विशिष्ट हानिकारक गैस जो अगर वो उत्सर्जित करेगा तो ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची 2। तो ये कह रहा है कि विटामिन 7, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब किन चीज़ों के लिए ज़रूरत है। तो विटामिन B7 जो है परेशानी, रक्तता होना, या फिर विटामिन B12 रक्त के थक्का जमने में, विटामिन ई बाल का झड़ना, विटामिन के बांझपन उत्पन्न होना। यहाँ पे इसको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको नीचे ऊपर कर ले रहा हूँ। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन, सॉरी चलिए ऑप्शन ही ढक जा रहा। हाँ अब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग मिला लीजिए, ए का 3, ए का जो है 3 यानी कि विटामिन B7 बाल को झड़ने में, बी का 1 विटामिन B12 अरक्तता में, विटामिन ई जो है ये बांझपन में, और विटामिन के रक्त के थक्का जमने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ये कह रहा है 31, तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारे के जो मध्य है दूरी ज्ञात करने का इकाई क्या है। स्टीलर मील, गैलेक्टिक इकाई, कॉस्मिक किलोमीटर, या प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई। तारों के जो मध्य दूरी ज्ञात किया जाता है वो गैलेक्टिक इकाई में मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है। कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है। निकट दृष्टि दोष, बर्नादता, घेगा, या ब्रेन ट्यूमर। कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है, यानी कि पुरुषों में अधिक होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नादता। ये जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त में के अंदर जो एक प्रोटीन जैसा है काम करता है, वो किसका वहन करता है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण, या गुप्त ऊष्मा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कोशिका में
के अंग में कौन सा में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका, राइबोसोम, हरित लवण या जीवद्रव? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवद्रव। जीवद्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे या आम? विटामिन ए का अच्छा स्रोत किसमें है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। इसमें जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची 2। एक तरफ अच्छा, प्रतिरोध का यूनिट क्या है? एक तरफ यूनिट है और एक तरफ उसका वो, एक तरफ जो है प्रतिरोध का यूनिट क्या है? ओम। विद्युत प्रवाह, बल, पावर। बल का तो यूनिट है न्यूटन, विद्युत प्रवाह का क्या है? एम्पियर, और पावर का वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 4, 2 का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, सी का 2, 1 का 4, सी का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। सबसे कम घनत्व जो है लिथियम का है। धातु में सबसे कम घनत्व लिथियम का। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 करा के प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन सी, यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में जो है सही कथन यह है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 ये कह रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? न्यूटन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या उपयुक्त में से सभी? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा, या अलकनंदा और मंदाकिनी, या गंगा, या अलकनंदा और मंदाकिनी? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा जो बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल? इनमें से किस राज्यों से जो है कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड से जो है कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल में, टुंड्रा बायोम में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या मैंग्रोव वन में? सबसे ज्यादा कहाँ जैव विविधता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये सही है।
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, यहाँ पे ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, लेब्राडोर, हम्बोल्ट या अगुलहास। कौन सा जलधारा शीत महासागरीय नहीं है? कौन सा जलधारा शीत महासागरीय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगलुहास। अगलुहास जलधारा जो है शीत महासागरीय नहीं है, बाकी सब यहाँ पे शीत महासागरीय जलधारा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, बैगई, कावेरी या कृष्णा। कौन सी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, तूफानी के लिए, ज्वालामुखी के लिए या फिर जंगल की आग के लिए? प्रशांत महासागर में जो है रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, तूफान के लिए, ज्वालामुखी के लिए, जंगल के आग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप और ज्वालामुखी, इन दोनों के लिए जो है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, प्रश्न संख्या 48 की निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तकला मकान चीन, थार भारत, अटाकामी चिली, गिब्सन अफ्रीका। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, प्रश्न संख्या 49 प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना, या श्रमिकों व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, या व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया दौरान श्रमिक व्यक्ति या कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो इसमें से कौन सा जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये जो है प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है। चलिए अगले प्रश्न पर हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किस निम्नलिखित कथन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।